आप सभी विद्यार्थियों का रविशंकर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग के संस्कृत का जो सीरीज चल रहा है कि पूरे 14 चैप्टर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है, उसी सीरीज में आज हम लोगों के बीच है हम लोगों का जो नया चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसे ही आज हम बड़े ही अच्छे ढंग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसे आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो आशा है कि आप लोगों ने पीछे के क्लास का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और जा कर के और उसे देख लीजिए। ऐसे होगा क्या कि हम चैप्टर वाइज संपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे याद कर लेंगे, तो थोड़ा एक बैकग्राउंड बना रहेगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल जो है 32 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न से थोड़ा शुरू करें। इसे एडजस्ट कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ जी, देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि समाज की जो गाड़ी है किससे चलती है। तो आप लोगों को मैंने जब बताया था, जब मैं चैप्टर का विश्लेषण कर रहा था उस दौरान बताया होगा कि समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारियों से चलती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल होता है उसमें 2 पहिए होते हैं, एक आगे वाला चक्का, एक पीछे वाला चक्का, तभी मोटरसाइकिल चल पाती है। उसी तरह से हमारे समाज में मान लीजिए हमारा समाज एक गाड़ी है जिसमें 2 चक्के हैं, उसमें का एक चक्का पुरुष है और उसमें का एक चक्का नारी है। और इन दोनों में से अगर कोई एक ना होने पर समस्याएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, संसार नहीं चलेगा। आगे दूसरा प्रश्न है कि विस्तृत संस्कृत साहित्य को किसने संवर्धित किया है ना। जो हमारे को सामने विशाल जो संस्कृत साहित्य है उसको किसने संवर्धित किया, तो कवियों और शास्त्रकारों ने मिलकर के जो है हमारे संस्कृत साहित्य को संवर्धित किया है। फिर है ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन निर्दिष्ट हैं, है ना। तो ये परीक्षाओं में कई दफ़े आया भी है, तो इसे हम याद कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का मंत्र निर्दिष्ट किया गया है। आगे है कि अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन निर्दिष्ट हैं, तो 5 याद रखना है। ऋग्वेद में कितने 24 और अथर्ववेद में कितने 5। समझ रहे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वांगाम्भृणी, है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न की ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की है, यह कहाँ वर्णित है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य हम लोग का जो है ऋषि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्रेयी, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थे, मैत्रेयी। और पूछा जाए कि मैत्रेयी के पति कौन थे, तो याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्रेयी को क्या सिखाते थे, तो आत्म तत्व। और फिर लिखा है कि ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि के है, कहाँ वर्णित है, तो इसका आंसर होगा क्या, बृहदारण्यक उपनिषद में। आगे है कि राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल कौन रहती थी, तो गार्गी और वाचकन्वी जो थी वो जनक की सभा में कुशल थी, कुशल विद्वानों में से एक थी। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर प्रश्न है बालक कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री। हालांकि एक चीज़ गौर करें आप लोग, यहाँ पे जो हमारा कवित्री लिखा हुआ है ये जो हमारा कवित्री लिखा है, एक मिनट, ये कवित्री थोड़ा सा अशुद्ध हो गया। हालांकि क व और जो व की मात्रा है वो यहाँ पे गलत हो गई, कवित्री ऐसे लिखने का काम था, ये क और व, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। हाँ, मतलब ये कहने का है कि क व इत्रियो होता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, तो 40 है। थोड़ा सा ये सब डिजिटल चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा दिक्कत है एडजस्ट करने में। वो पेन थोड़ा सा बच्चा लोग इधर उधर फेंक दिया तो हाथ से बढ़िया नहीं हो पाता। नेक्स्ट है 8 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से प्राप्त हैं। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने तो अपना मंत्र दिया ही है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, तो 40 का तो वर्णन है, लेकिन उन्होंने कितने मंत्र दिए हैं, तो उन 40 ने मिल करके 50 पद्य दिए हैं,
है ना। तो ये लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद हैं, तो 50। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा किसे कहा गया है, तो विजयांका, है ना। और इस चैप्टर का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई प्रश्न है तो यही है, विजयांका के बारे में पूछा जाता है कि विजयांका किन की पत्नी थी। हालांकि सब आगे प्रश्न है, विजयांका का कलर कैसा था, तो विजयांका कैसी थी, विजयांका जो थी वो श्याम वर्ण की थी। ये देखिए नीचे लिखा ही हुआ है, विजयांका किस वर्ण की थी, यानी किस रंग की थी। विजयांका का कलर कैसा था, तो श्याम था, सांवली थी वो। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वो दंडी ने कहा है। देखिए लिखा है, विजयांका का समय क्या अनुमान लगाया जाता है, क्या अनुमान किया जाता है, तो 800 जो ईस्वी है वो विजयांका का समय काल रहा है। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही बहुत लोग क्या मानते हैं, विजयांका, यानी जो हमारी विजयांका है जो सांवली है ना, जिनका श्याम वर्ण है, वो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी है, उन्हें विजयांका भी कहते हैं और विजय भट्टारिका भी कहते हैं। तो ये बातें पूरी स्पष्ट हो गई। आगे है 14 नंबर प्रश्न हम लोगों के बीच कि किस राज्य के नरेशों ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया था, तो है विजयनगर। यानी संस्कृत भाषा को बचा करके रखने के लिए, है ना, उसमें उसके संरक्षण के लिए विजयनगर के राज्यों ने, विजयनगर के जो राजा हैं उन्होंने ऐसा कदम उठाया। फिर नेक्स्ट हमारा 15 नंबर प्रश्न कि किस राज्य के अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी, तो वो विजयनगर ही था, क्योंकि वहाँ संरक्षण था हमारी भाषा संस्कृत का। फिर है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना किया है, तो मधुरा विजय आसान है। फिर अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने किस चंपू काव्य का रचना किया था, तो वरदाम्बिका परिणय। इस समय तो कुछ समझना नहीं है, हालांकि जिस समय क्लास में पढ़ाया था सारी बातें स्पष्ट हो गई थी। फिर आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं, तो आधुनिक काल के लेखिकाओं में जो सबसे प्रसिद्ध है उनका नाम है पंडिता क्षमा राव। और नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर की शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर आधारित शंकर चरितम की रचना किसने किया, तो पंडिता क्षमा राव ही। और पंडिता क्षमा राव के पिता थे शंकर पांडुरंग, उन्हीं पर इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के रचना लिखी थी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है कि पंडिता क्षमा राव किसके दर्शन से प्रभावित थी, तो गांधी दर्शन से प्रभावित थी। 21 है पंडिता क्षमा राव की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन है जी, इसे याद रखना है बिल्कुल। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति, है ना। ये जो रचनाएं हैं ये पंडिता क्षमा राव के हैं। और पीछे हम लोग देखें ही कि पंडिता क्षमा राव आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक हैं। आगे है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, ये तो पीछे भी कर लिए हो जी, है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी हैं, जिन्हें याज्ञवल्क्य जी आन तत्व की शिक्षा दिया करते थे। कंपन राय की रानी कौन है, गंगा देवी। वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है, तो वनमाला भावलकर वर्तमान काल की कवियत्री है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी, चंद्रादित्य की, पीछे भी चर्चा हो गया। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का। याद रखना है आप लोगों को कि महाभारत में जो है सुलभा का वर्णन मिलता है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय जो विजयनगर के राजा थे। एक बार याद करें, विजयनगर में ही संस्कृत भाषा का संरक्षण मिला था, विजयनगर के शासकों के द्वारा संस्कृत भाषा का संरक्षण किया गया। फिर है 28 नंबर की दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका हैं शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा। फिर हम लोगों के बीच 29 नंबर की काव्यों के रचना और संरक्षण में कौन तत्वावधान थे, तो स्त्रियां। जो हमारी महिलाएं थे वो काव्यों को रचना करके लेकर काफ़ी आगे हुआ करती थी, यानी कि काव्यों की रचना और संरक्षण में कौन आगे थे, स्त्रियां। शंकर चरितम जीवन चरित्र किस कवयित्री का रचना है, यहाँ देखिए कवयित्री बहुत सही लिखा है ना, तो ये पंडिता क्षमा राव की रचना है। नेक्स्ट है 31 की संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में
संस्कृत साहित्य के विकास में किसके योगदान की चर्चा की गई है, तो महिलाओं की चर्चा की गई। इस पाठ में महिलाओं के बारे में, ये संपूर्ण पाठ में पुरुष के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है संस्कृत साहित्य लेखिका। यानी कि संस्कृत साहित्य में जितने भी महिलाएं का योगदान है उनके योगदानों का चर्चा हम लोगों ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं का चर्चा किया गया है। 32 नंबर और लास्ट प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद कहाँ प्राप्त होते हैं, तो वरदांबिका प्रणय में, जो कि तिरुमलांबा की रचना है। तो विद्यार्थियों जो है ये सीरीज़ भी हम लोग का आज पूर्ण हुआ और पुनः हम मिलेंगे आप लोगों के अगले चैप्टर में। आशा है कि आप लोग इसके पीछे और ये सारा ऑब्जेक्टिव को मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। और अगर आप लोगों को याद करने में कहीं समस्या आता है, परेशानी कैसे याद करें, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आखिर कैसे हम लोग अपने मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्ट्रांग रख सकते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन में ज़्यादा चीज़ें याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मिल जाएगा कि हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग, किसी भी चीज़ को कैसे ज़्यादा समय तक याद रखा जाता है, पढ़ने का आइडिया क्या है, तो आप वो भी देख करके समझ सकते हैं। तो पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।